दोस्तों, अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों बॉलीवुड के दो ऐसे महानायक हैं जो लंबे समय से अपने फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। दोनों का करियर स्पैन भी लगभग आधी शताब्दी से ज्यादा का है। दोनों के बीच अच्छी खासी रैपो भी है। दोनों ने ही फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट और सुपर हिट फिल्म्स दिए हैं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया है, जैसे चुपके चुपके, शोले और राम बलराम। कुछ फिल्मों में एक साथ गेस्ट अपीयरेंस भी किया है, जैसे गुड्डी, कुंवारा बाप और सुरमा भोपाली। लेकिन जहां तक हिट और फ्लॉप फिल्मों का सवाल है तो यहां पर एक फर्क साफ दिखाई पड़ता है। धर्मेंद्र ने बतौर एक्टर अब तक करीब 268 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 73 फिल्में हिट साबित हुई है। और अगर एवब एवरेज फिल्मों को भी इसमें मिला दिया जाए तो ये संख्या 93 ठहरती है। तो वहीं अमिताभ ने भी अब तक करीब 240 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उनकी 56 फिल्में हिट हुई है। और अगर उनकी एबव एवरेज फिल्मों को भी इसमें मिला दिया जाए तो यह संख्या 64 ठहरती है। इस हिसाब से अगर देखें तो धर्मेंद्र के हिट फिल्मों की संख्या अमिताभ के हिट फिल्मों की संख्या से कहीं ज्यादा है। लेकिन तब भी इंडस्ट्री में धर्मेंद्र का उतना बड़ा रुतबा नहीं है, उतना बड़ा स्टेटस नहीं है जितना कि अमिताभ बच्चन का है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये भेदभाव है या इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है? पॉपुलैरिटी में तो धर्मेंद्र अमिताभ से 1 इंच भी पीछे नहीं है, फिर भी अमिताभ का स्टार पावर धर्मेंद्र से ज्यादा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसकी वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1978 ही वो साल था जब अमिताभ बच्चन सही मायने में सुपरस्टार बने थे। इस साल उनकी आई 4 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया था। डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर और कस्में वादे। इनमें से डॉन और मुकद्दर का सिकंदर का तो क्या ही कहने थे, दोनों स्मैश हिट साबित हुए थे। और फिर उसके बाद अमिताभ ने लंबे समय तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 10 सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में भी दी। इनमें मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, दोस्ताना, राम बलराम, याराना, नसीब, लावारिश, कालिया, नमक हलाल, कूली, गिरफ्तार, मर्द, आखिरी रास्ता और शहंशाह जैसी 14 हिट और सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। तो वही धर्मेंद्र अमिताभ से लगभग 10 साल सीनियर थे और अमिताभ के पॉपुलर होने से पहले ही धर्मेंद्र अपने स्टार पावर का सिक्का इंडस्ट्री में जमा चुके थे। 1968 से लेकर 1977 तक वे 43 हिट फिल्म्स इंडस्ट्री को दे चुके थे। उस पीरियड में उन्होंने शिकार, आंखें, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इज्जत, आया सावन झूम के, तुम हंसी मैं जवां, शराफत, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, समाधि, यादों की बारात, कहानी किस्मत की, जुगनू, लोफर, प्रतिज्ञा और शोले जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी। फिर अमिताभ के सुपरस्टारडम के दौरान भी उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कातिलों के कातिल, नौकर बीवी का, वतन के रखवाले, आग ही आग, लोहा, हुकूमत, ऐलाने जंग और इलाका। लेकिन इस दौर में यह संख्या अमिताभ के हिट फिल्मों की संख्या से लगभग आधी रह गई थी। यानी यह साफ है कि उनका स्टार पावर अब घटने लगा था। अब अगर फ्लॉप फिल्मों की भी बात की जाए तो अमिताभ ने भी इस दौर में कई फ्लॉप फिल्में दी है, जैसे जुर्माना, मंजिल, 2 और 2 5, सिलसिला, बेमिसाल, महान, पुकार, इनकलाब, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूं। वही धर्मेंद्र की भी इस दौरान कई फिल्में फ्लॉप हुई है, जैसे शालीमार, मेहरबानी, इंसाफ कौन करेगा, मैं बलवान, सल्तनत, मेरा करम मेरा धर्म, इंसाफ की पुकार, मिट जाएंगे मिटाने वाले और महावीरा।
लेकिन दोनों की फ्लॉप फिल्मों में एक फर्क साफ देखा जा सकता है। जहां अमिताभ की फ्लॉप फिल्में भी सुर्खियां बटोर ले जाती थी, वहीं धर्मेंद्र की फ्लॉप फिल्में गुमनामी के अंधेरों में खो जाती थी। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? दरअसल उस दौर में मेरा मतलब है कि 1978 से लेकर 1988-1989 के बीच अमिताभ इंडस्ट्री के तमाम बड़े बैनर्स के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा वगैरह। लेकिन धर्मेंद्र के साथ ऐसा नहीं था। तब धर्मेंद्र मिड या लो बजट की फिल्मों में काम करने लगे थे और इसलिए अमिताभ की फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी चर्चा में आ जाती थी। लेकिन धर्मेंद्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। धर्मेंद्र तब अपने करियर को लेकर लापरवाह हो चुके थे। वहीं अमिताभ शुरू से ही अपने करियर के प्रति काफी सजग और प्रोफेशनल थे और शायद यही वजह थी कि उस दौर के सभी बड़े बैनर्स अमिताभ के साथ काम करना पसंद करते थे। वो तो 1987 में धर्मेंद्र की हुकूमत, लोहा, आग ही आग और वतन के रखवाले जैसी फिल्में हिट हो गई थी, तो वे एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए थे। लेकिन उनका यह दौर बहुत सीमित था और उसके बाद वे बी ग्रेड फिल्मों की जाल में फंस गए, या यूं कह लें कि बी ग्रेड फिल्मों की दलदल में खुद को डुबो लिया और जानबूझकर ऐसी फिल्में करने लगे जिनमें उनको पैसा तो मिलता था, लेकिन उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा सब दांव पर लग गई थी। ऐसी अनगिनत फिल्में हैं उनकी लिस्ट में: जुआरी, फौजी, वीर, कुंदन, ताकत, आजमाइश, हिम्मतवार, आतंक, माफिया, लोहा और भी कई सारी है। 100+ ऐसी फिल्में हैं। इन फिल्मों की मेकिंग सब स्टैंडर्ड थी। कहानी के नाम पर कुछ खास होता नहीं था, वही घिसी पिटी मारधार वाली कहानियां होती थी जिसमें थोड़ा सेक्स का तड़का डाल दिया जाता था और कुछ नहीं। लेकिन अमिताभ ने हमेशा से ही खुद को इस तरह की फिल्मों से अपने आप को बचाए रखा, जिसकी वजह से इस तरह की फिल्में उनके हिस्से ना के बराबर है, या यूं कह लें कि सिर्फ एक है, बूम, और शायद कोई नहीं। इस तरह अमिताभ ने अपनी इमेज और अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा मेंटेन करके रखा। लेकिन धर्मेंद्र इस मामले में थोड़ा चूक गए। लेकिन क्या सिर्फ यही एकमात्र वजह है कि अमिताभ बच्चन की इंडस्ट्री में आज भी इतनी तवज्जो मिलती है, इतना मान सम्मान मिलता है, जबकि धर्मेंद्र को उनके मुकाबले ज्यादा हिट फिल्में देने के बावजूद भी कम मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसकी सही वजहों का पता करने के लिए हमें और भी पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। यहां पर उनका कोई गॉड फादर नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें मुंबई के गंदे चौल में भी रहना पड़ा था और बसों में भी सफर करना पड़ा था। लेकिन अमिताभ के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वे एक बड़े खानदान के बेटे थे और नेहरू परिवार की नजदीकियों की वजह से उनको शुरुआती दौर में अपना पैर जमाने में काफी मदद भी मिली थी। वे राजीव गांधी के दोस्त थे, उनके साथ क्रूज में पार्टी किया करते थे। उनका एक राजनीतिक रसूख भी था, इस वजह से भी लोग उनकी काफी इज्जत किया करते थे। इंडस्ट्री में उनका एक दबदबा था, जबकि धर्मेंद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उनको जो भी इज्जत मिली सब उनके मिलनसार व्यवहार होने की वजह से, बड़े दिल वाला होने की वजह से मिली। सबको प्यार देना और किसी के साथ कोई ग्रज नहीं पालना, यह उनकी फितरत में था। और शायद यही वजह है कि उनको सिर्फ इंडस्ट्री के लोग ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बाहर भी लोग काफी प्यार करते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि अमिताभ बच्चन ने अपने पहले दौर में भले ही कॉमर्शियल मजबूरियों के चलते कुछ बाहियात फिल्में जरूर की है, या यूं कह ले कि लगभग एक जैसी मसाला फिल्में जरूर की है, मगर अपने करियर के सेकेंड हाफ में उन्होंने इंडस्ट्री और अपने दर्शकों को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है, जो न सिर्फ उनकी वर्सेटैलिटी को दर्शाती है बल्कि एज ए एक्टर उनकी एक्टिंग की भूख को भी शांत करती है। आप चाहे तो उनको सरकार, ब्लैक, बागवान, चीनी कम, पा, पीकू, पिंक, वजीर, तीन पत्ती, झुंड और कल्कि जैसी फिल्मों में देख सकते हैं। सभी एक से बढ़कर एक फिल्में हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग। लेकिन धर्मेंद्र के पास इस तरह की फिल्मों की फहरिस्त नहीं है। हाँ, यह बात सच है कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ अच्छी और बेहतरीन फिल्मों में काम जरूर किया था, जैसे बंदिनी, सत्यकाम, अनुपमा, आंखें, हकीकत, काजल, फूल और पत्थर, चुपके चुपके और भी कई फिल्में हैं। लेकिन बाद के दौर में वे जब से एक्शन हीरो की इमेज में फंसे तब से लेकर अब तक वे बस एक ही तरह की फिल्में करते रहे, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। तो ये फर्क साफ दिखता है दोनों के फिल्मी करियर में। अपने करियर के दूसरे हाफ में अमिताभ बच्चन ने खुद को जैसे एक तरह से री इन्वेंट किया, खुद को स्थापित किया। वो अपने आप में बेमिसाल है, अनोखा है। ऐसा कमबैक बहुत कम देखने को मिलता है। अमिताभ आज एक ब्रांड है
आज लोग करोड़ों का दाव उन पर आसानी से लगा देते हैं, लेकिन धर्मेंद्र इस मामले में थोड़ा पीछे रह गए। दरअसल अमिताभ को अपनी मार्केटिंग करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उनका हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया होता था, कैलकुलेटेड होता था। उन्होंने हमेशा अपने लिंक्स का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन धर्मेंद्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके लिए दोस्ती यारी बहुत मैटर करती थी, और इसी चक्कर में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में भी कर ली जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और इसी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू पर भी काफी असर पड़ा। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1978 से लेकर 1990 तक अमिताभ बच्चन एक तरह से फेनोमेनन की तरह थे। उनकी तूती बोलती थी, उनका सिक्का चलता था इंडस्ट्री पर, दर्शकों के दिलों पर वे राज करते थे। उनका वो दौर था, जबकि धर्मेंद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उनका कोई खास दौर नहीं था। वे हमेशा एवरग्रीन हीरो की तरह ही हिट फिल्में देते रहे, और शायद यही वजह है कि अमिताभ से भी गिनती में ज्यादा हिट फिल्में देने के बावजूद वे अमिताभ बच्चन की तरह इंडस्ट्री को रूल नहीं कर सके। अमिताभ अपने उरूज के दिनों में इंडस्ट्री के सबसे टॉप डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे थे। राइटर्स उनके लिए विशेष तौर पर स्क्रिप्ट और कहानियां लिखा करते थे। इतना ही नहीं, कल्चरल इंपैक्ट के मामले में भी अमिताभ धर्मेंद्र से काफी आगे रहे हैं। अमिताभ के बादशाहत के दौर में युवा लड़के जहां उनकी हेयर स्टाइल की कॉपी किया करते थे, तो वहीं धर्मेंद्र का इस तरह से युवाओं पर कोई खास असर नहीं था। धर्मेंद्र बेशक सुंदर फिजिक के मालिक रहे हैं, लेकिन इस मामले में भी युवाओं में आकर्षण का सबसे पहला केंद्र संजय दत्त और बाद में उन्हीं के बेटे सन्नी देओल बने। फिर तो होड़ सी मच गई हीरोज की, अच्छा दिखने के साथ साथ सुंदर फिजिक का मालिक होने की भी। सलमान खान, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ इसके ताजा उदाहरण। यहां यह कहना जरूर होगा कि धर्मेंद्र अपने शुरुआती दिनों में जितना हैंडसम दिखते थे, अमिताभ उसके आसपास भी नहीं थे। तब धर्मेंद्र को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ग्रीक गॉड कहा जाता था, इतना सुंदर थे वे। उनके मुकाबले अमिताभ कहीं नहीं ठहरते थे। लेकिन बाद के दिनों में अमिताभ ने अपने आप को जितना निखारा वो काबिले तारीफ है। अपनी दूसरी पारी में फ्रेंच कट दाढ़ी रखकर और फिर बाद में पावर स्पेक्स लगाकर अपने को सुंदर, स्मार्ट और प्रेजेंटेबल दिखाने की जो कला और हुनर अमिताभ ने दिखाई, वो जबरदस्त थी। पांचवा और सबसे बड़ा तर्क, जब भी अवार्ड और फिल्म पुरस्कारों की चर्चा होती है तो धर्मेंद्र हमेशा खाली हाथ नजर आते हैं। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, मगर कभी भी उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा नहीं गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए वे नॉमिनेट कई बार हुए, मगर विजेता नहीं बन सके। 1974 में रिलीज हुई रेशम की डोरी उनकी करियर की आखिरी फिल्म है जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स की बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। इसके बाद से उन्हें कभी भी इस कैटेगरी में नॉमिनेशन नहीं मिला। हालांकि धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए अलग अलग वक्त में कई पुरस्कारों से सम्मानित जरूर किया गया है, लेकिन जिस अवार्ड के लिए वे खुद को सबसे ज्यादा हकदार समझते थे वो उन्हें कभी नहीं मिला। जबकि अमिताभ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अमिताभ ने अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पाने का भी रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, आप इस बात को ऐसे भी तौल सकते हैं कि जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टरों की बात होती है तो उसमें दिलीप कुमार के साथ साथ अमिताभ बच्चन का भी नाम जरूर आता है, जबकि धर्मेंद्र का नाम नहीं लिया जाता। धर्मेंद्र ने जरूर कुछ फिल्मों में फाइन परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन ब्रिलियंट नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं। जबकि अमिताभ ने ऐसा कई बार किया है, और इसकी गवाही उनके अवार्डों की फहरिस्त और खासकर नेशनल अवार्डों की फहरिस्त बताती है। लोगों की नोटिस में आने के लिए आपको ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने ही पड़ते हैं। सिर्फ फाइन परफॉर्मेंस से काम नहीं चलता है। और फाइनली, धर्मेंद्र ने अपने करियर में कोई शानदार सेकंड इनिंग नहीं दी है जैसा कि अमिताभ बच्चन ने दी। धर्मेंद्र एक ही तरह की फिल्में करते करते अपने आप को लगातार रिपीट करते रहे, जबकि अमिताभ बच्चन ने एक शानदार सेकंड इनिंग खेली, और उसमें केबीसी ने तो सोने पे सुहागा जैसा काम किया है। सच कहे तो केबीसी ही वो शो रही जिसने अमिताभ बच्चन के सेकंड पारी की नींव रखी और हमेशा लाइमलाइट में रखा। साथ ही उनकी लगातार ब्रांड इंडोर्समेंट ने भी उन्हें हमेशा पब्लिक की नजरों में बनाए रखा। सोशल मीडिया में भी वे लगातार सक्रिय रहे
और लोगों से राब्ता कायम रखा। जब भी उन्हें कुछ बात कहनी होती तो वे सोशल मीडिया में क्रिप्टेड पोस्ट कर देते। अब लोग उसका अर्थ निकालते रहते थे, इससे वे लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन धर्मेंद्र को यह सब हुनर आती नहीं थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए भी तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उम्र भी अब उनका साथ देने से मना करने लगा था। उनकी इसी कवायद ने उन्हें हाल ही के दिनों में कुछ फिल्में दिलवाने में उन्हें मदद जरूर की, लेकिन वे कुछ खास इंपैक्ट डालने में कामयाब ना हो सके। लेकिन अमिताभ इस मामले में धुरंधर निकले। उन्होंने हमेशा ही अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखा और यह कहावत बहुत पुरानी है कि जो दिखता है वही बिकता है। आज का यूथ भी उनके साथ वैसे ही रिकॉग्नाइज करता है जैसे कि 70 और 80 के दशक में करता था। हाँ, भले ही आप कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी और मैग्नेनिमिटी कम जरूर हो गई है, क्योंकि लोगों के सामने अब ऑप्शन बहुत ज्यादा है। मगर ऐसे दौर में भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखना कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठहरिए जरा, पिक्चर अभी बाकी है। एक कैटेगरी ऐसा भी है जहां पर धर्मेंद्र अमिताभ से मीलों आगे है, और वो है सोलो हिट्स के मामले में। धर्मेंद्र ने अपने पूरे करियर में जितने सोलो हिट फिल्म्स दिए हैं उतना अमिताभ ने नहीं। अमिताभ ने अपने पूरे करियर में बमुश्किल 10 या 12 ही सोलो हिट फिल्म्स दिए हैं, जैसे जंजीर, मिस्टर नटवरलाल, डॉन, गंगा की सौगंध, कालिया, लावारिस, शराबी, मर्द, आखिरी रास्ता, शहंशाह और आज का अर्जुन। बस यही कुछ नाम है जो उन्होंने अपने करियर के पीक पर रहते हुए एज ए सोलो स्टार हिट फिल्म्स दिए हैं। जबकि धर्मेंद्र के साथ ऐसी बात नहीं है। उनकी ऐसी बीसियों फिल्में हैं। धर्मेंद्र ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई सोलो हिट फिल्म्स दिए हैं। उनमें से कुछ खास नाम है: शोला और शबनम, अनपढ़, आए दिन बहार के, इज्जत, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आंखें, यकीन, आया सावन झूम के, तुम हंसी मैं जवां, सराफत, जीवन मृत्यु, कहानी किस्मत की, लोफर, जुगनू और भी कई नाम है। कितने नाम गिनाऊं। ये सब धर्मेंद्र की सोलो हिट फिल्में हैं जो कि धर्मेंद्र को अमिताभ से काफी आगे रखती है। यह अलग बात है कि धर्मेंद्र को भी अपने करियर के सेकंड हाफ में हिट फिल्में देने के लिए मल्टी स्टारर फिल्में करनी पड़ी थी, लेकिन तब तक धर्मेंद्र अपने करियर का पीक पार कर चुके थे। तो दोस्तों, ये रही अमिताभ और धर्मेंद्र की सबसे ईमानदार कंपैरिजन। आशा है कि आप लोगों को यह कंपैरिजन जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कहीं से भी कोई कमी दिखती है तो आप हमें अवश्य लिखें। हम आपके सुझावों और सलाहों का स्वागत करते हैं। तो अब आप लोगों से विदा लेने की बारी है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको जरा भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।